Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट किया था, आज उसका थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। अच्छा, फीडबैक मैकेनिज़्म को डिफ़ाइन हम बाद में करेंगे, पहले इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन से पहले इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हर ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए होम्योस्टेसिस का मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो होम्योस्टेसिस में हर चीज़ आ जाती है, उसका टेम्परेचर भी होना मेंटेन होना चाहिए, उसका वाटर भी मेंटेन होना चाहिए, साल्ट भी मेंटेन होना चाहिए, बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी ना रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको मेंटेन होना चाहिए और हर चीज़ के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक अलग से सिस्टम है। जैसे टेम्परेचर को मेंटेन करना अलग से कंट्रोल सिस्टम, वाटर और साल्ट को मेंटेन करना अलग से कंट्रोल सिस्टम, टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालना अलग से कंट्रोल सिस्टम। तो इस यही बात डिस्कस की गई है कि कंट्रोल सिस्टम, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जो कंट्रोल सिस्टम है, उन कंट्रोल सिस्टम को बताया गया है कि उन्होंने होम्योस्टेसिस को किस तरह रेगुलेट करना है और ये रेगुलेट किस प्रोसेस के ज़रिए से करते हैं, ये फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए से करते हैं। अब फीडबैक मैकेनिज़्म काम कैसे करते हैं, इसको आप थोड़े से, यानी चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिस्टम हो या कोई मशीन का सिस्टम हो, किसी भी मशीनरी के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है, दोनों के अंदर एक ही तरह से काम होते हैं। जैसे इसकी कॉमन एग्जांपल लें हम, इस्त्री आप लोग करते होंगे। इस्त्री के ऊपर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिट लिखे होते हैं और 1 to 6 तक डिजिट होते हैं और आप जब नीडल को, जो नॉब है, उसको इस तरह घुमाते हो तो एक पॉइंट पे आप लाके उस नीडल को फिक्स कर देते हो। अब इस नीडल को इस पॉइंट पे लाने का मतलब क्या है? बेसिकली जो इस्त्री है उसकी मशीनरी में कुछ टेम्परेचर की रेंजेस फिक्स की गई हैं। जैसे 1 को सपोज मैं कहता हूँ 20 दिया गया, 2 को 40 दिया गया, इसको 60 दिया गया, इसको 80 दिया गया, इसको 100, इसको 120। इसका मतलब क्या है? सपोज रीडिंग है, ये रियल रीडिंग नहीं है। तो अगर 3 पे होगी तो मतलब क्या, इस्त्री का टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जा सकता है? 60। तो आपने इस्त्री ऑन की, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। तो जब तक 60 टेम्परेचर नहीं होता उस वक्त तक इस्त्री ऑन रहती है, लेकिन चूंकि इस्त्री ऑन है टेम्परेचर मजीद बढ़ने लगेगा। जो ही टेम्परेचर 61 होगा इस्त्री फ़ौरन ही ऑफ हो जाती है और फिर जब जो ही ऑफ होगी फिर ऐसा ऐसा टेम्परेचर कम होने लगेगा। तो जो ही टेम्परेचर 59 होगा इस्त्री फिर ऑन हो जाती है। तो इस वजह से आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा जब हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो अक्सर जो हमारी इस्त्री है, जो आयरन है, वो कभी ऑफ हो रही होती, कभी ऑन हो रही होती है। और इस इस्त्री के अंदर बेसिकली 3 कंपोनेंट लगे हैं। यानी हमारा एक को हम कहते हैं रिसेप्टर, जो टेम्परेचर में चेंज को डिटेक्ट करेगा कि 60 से कितना ज़्यादा हुआ या 60 से कितना कम हुआ। कंट्रोल सेंटर जो उस चेंज को पढ़ेगा और एक एक्शन बनाएगा और फिर वो एक्शन बना के इफेक्टर को देगा और इफेक्टर क्या करेंगे, फिर उस एक्शन पर अमल दरामद करेंगे, उस एक्शन के मुताबिक प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे पास जो फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम है, जिस तरह हमने टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की बात की कि एक ऑर्गेनिज्म किसी भी मशीनरी के अंदर, ख़ासतौर पर जो बड़ी हैवी मशीनरी होती हैं उनके अंदर किस तरह टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले हर मशीनरी के अंदर जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है उसमें सेंसर लगा होता है। इस सेंसर का काम क्या है कि उसने टेम्परेचर को डिटेक्ट करना है कि वो सेट पॉइंट से कितना चेंज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल दैट मॉनिटर्स चेंजेस फ्रॉम द सेट पॉइंट, कि एक जो पॉइंट सेट किया गया मशीनरी के अंदर उससे टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। एंड सेंड सिग्नल, अगर वेरिएशन आ गई तो ये टेम्परेचर, जिसको थर्मामीटर भी कहा जाता है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टेम्परेचर की चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? थर्मोमीटर। मीटर मेजर करने को कहा जाता है। और फिर ये जो सेंसर है जब वो देखता है कि सेट पॉइंट से टेम्परेचर बदलने लगा है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो वो थर्मोस्टेट को मैसेज सेंड करेगा। ये बेसिकली थर्मोस्टेट वो पार्ट है
जो कंट्रोल सेंटर कहलाएगा, जिसने टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। और जब थर्मोस्टेट के पास मैसेज आएगा तो वो इस मैसेज को पढ़ेगा कि टेम्परेचर बढ़ा है या टेम्परेचर कम हुआ है, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन बनाएगा। और एक्शन किसको देगा? स्विच को देगा। अब मशीन के अंदर दो किस्म के स्विच लगे हुए हैं, एक ने कूलिंग सिस्टम को एक्टिव करना है, एक ने अब हीटिंग सिस्टम को एक्टिव करना। अगर मशीन का टेम्परेचर कम होने लगा है तो ये क्या करेगा? अगर कम होने लगा ये हीटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा इन केस ऑफ लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम ए सेट पॉइंट, अगर सेट पॉइंट से टेम्परेचर कम होने लगा। अगर सपोज टेम्परेचर ज़्यादा होने लगा है तो वो उस स्विच को ऑन कर देगा जो कूलिंग सिस्टम। तो इस थर्मोस्टेट ने फिर इन दो इफेक्टर्स के ज़रिए से अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। और अपना प्लान वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा? डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि टेम्परेचर कम होगा हीटिंग सिस्टम ऑन होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा कूलिंग सिस्टम ऑन होगा। तो ये जो मैकेनिज्म है जिसमें तीन चीज़ों ने काम किया, एक रिसेप्टर है, थर्मामीटर है जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, दूसरा कंट्रोल सेंटर है, तीसरा स्विच है। स्विच डिफरेंट भी हो सकते हैं। लिविंग सिस्टम में भी सेम काम हो रहा है। जैसे हमारी बॉडी का है, उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 सेंटीग्रेड। और वो एनिमल जिनके अंदर 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन रहता है, या आप कह सकते हैं वो एनिमल जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 या एक सेट पॉइंट के ऊपर मेंटेन रखते हैं, उन्हें एंडोथर्म्स कहा जाता है। हर एनिमल ये काम नहीं करता। तो एक मखसूस सेट पॉइंट के ऊपर जो ऑर्गेनिज्म मेंटेन रखते हैं, 37 से क्या मुराद है? रेंज के अंदर, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस की थी, ज़्यादातर होम्योस्टेसिस रेंज में मेंटेन किया जाता है क्योंकि फिक्स पॉइंट को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एंडोथर्म्स कौन है? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन ऑर्गेनिज्म में एक रिसेप्टर्स होते हैं जो थर्मामीटर का काम कर रहे होते हैं। जो ही टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में स्किन के अंदर रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द 37 सेंटीग्रेड। सपोज मैं कहता हूँ कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 40 तक पहुँच गया, तो ये फ़ौरन इस सेंड सिग्नल करेंगे कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। अब वो जो हाइपोथैलेमस है, फिर हमारी बॉडी के अंदर चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस उन इफेक्टर्स को ढूंढेगा, उन ऑर्गन्स को ढूंढेगा जो कूलिंग करवा सकते हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड है जो कूलिंग करवाएंगे, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा और हमारी जिस्म क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। अगर सपोज टेम्परेचर कम होता है तो फिर क्या करेगा? ये जो कंट्रोल सिस्टम है ये हमारे मसल्स को मैसेज सेंड करेगा और मसल में शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, कपकपी तारी होना शुरू हो जाती है। उस शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस होती है जो हमारे बॉडी को हीट अप करेगी। तो ये तीन कंपोनेंट है, रिसेप्टर, कंट्रोल सिस्टम और इफेक्टर। इफेक्टर सिचुएशन के लिहाज से डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे स्वेट ग्लैंड, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो हमारी बॉडी के अंदर, अगर मसल्स जिनमें शिवरिंग होती है अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो। आगे फीडबैक मैकेनिज्म को जब हमने डिफाइन की, हमने कहा था कि जब एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर फीडबैक मैकेनिज्म को हम डिफाइन करेंगे। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? तीन काम हुए। डिटेक्शन ऑफ चेंज जो रिसेप्टर करते हैं, डिटेक्शन ऑफ चेंज जो रिसेप्टर करते हैं, उसके बाद फिर रिसेप्टर क्या करते हैं? सिग्नल भेजते हैं कंट्रोल सिस्टम को, और कंट्रोल सिस्टम फिर अपना काम कैसे करवाते हैं? इफेक्टर के रिस्पांस के ज़रिए से। यानी डिटेक्शन ऑफ चेंज, चेंज को डिटेक्ट करना, एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर रिस्पांस, और सिग्नल भेजना ताकि इफेक्टर अपना रिस्पांस जनरेट कर सके। और सिग्नल किसको भेजा जाता है? कंट्रोल सिस्टम को। तो ये जो मैकेनिज्म है ये फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के होम्योस्टेसिस प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। आगे दो टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जैसे एक माशरे के अंदर, ठीक है, एक माशरे के अंदर एक शख्स ने काम स्टार्ट किया। अब वो काम ठीक भी हो सकता है, वो काम गलत भी हो सकता है। अगर ठीक है तो हर बंदा उसको सपोर्ट करेगा, उसको शाबाश देगा और कहेगा अगर आप ये काम मज़ीद बेहतर करें, दुआएं देंगे कि अल्लाह इस काम के अंदर मज़ीद बरकत दे, मज़ीद बेहतर काम हो जाए ये काम हम। लेकिन अगर कोई अच्छा शख्स उससे बाई चांस एक बुरा काम तो हर बंदा उसको ताने दे के उसको ताने देगा कि भाई आप ये काम ना किया करें।
तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चेंज आती है, कोई नया काम सामने आता है, तो वो काम पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो। अगर पॉजिटिव होगा तो हर बंदा शाबाश दे के उस पॉजिटिव काम को बढ़ाने की कोशिश करे। अगर वो काम नेगेटिव है तो हर बंदा उस काम को मिटाने की कोशिश करेगा। तो बिल्कुल सेम हमारे पास ये सिचुएशन है फीडबैक मैकेनिज्म। तो कुछ ऐसे फीडबैक मैकेनिज्म है जो पॉजिटिव फीडबैक, इसमें क्या होता है, हमेशा जो इफेक्टर काम करता है वो चेंज की डायरेक्शन में काम करता है। चेंज की डायरेक्शन में से क्या मुराद है, जैसे एग्जांपल दी गई एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस। हमारे ब्लड सर्कुलेशन के अंदर प्लेटलेट्स सर्कुलेट करो, और आपको पता है कि प्लेटलेट्स का फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग करवाना है। जो ही हमारी कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है, अब इस डैमेज वाली जगह से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो इन प्लेटलेट्स को सपोज मैं कहता हूँ एक्टिवेट कर देते हैं। अब 2 एक्टिवेट हो गए। अब ये जो एक्टिवेशन, अब चेंज आ गया, पहले इनएक्टिव थे, एक्टिवेट हो गए। अब ये चेंज बॉडी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि प्लेटलेट्स ने ब्लड क्लॉटिंग करवानी, और ब्लड क्लॉटिंग जरूरी है ताकि ये जो जगह है इसको सील किया जा सके, बंद किया जा सके। तो इसका मतलब है ये जो चेंज आई ये पॉजिटिव आई, तो बॉडी क्या करती है, इस चेंज को सपोर्ट करती है और इन प्लेटलेट्स के जरिए से मजीद प्लेटलेट्स को एक्टिव करवा, तो जो चेंज आई थी उसको मजीद बढ़ा दिया जाता है। तो अगर किसी भी काम को सपोर्ट करके उस काम को मजीद बढ़ाया जा, किसी भी चेंज को सपोर्ट करके उसको मजीद बढ़ाया जा रहा हो, तो वो पॉजिटिव फीडबैक कहलाता है। यानी अगर इफेक्टर का रिस्पांस हो इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज, तो इसमें होता है कि एम्पलीफिकेशन ऑफ चेंज, कि चेंज को मजीद ज़्यादा किया जाता है, एम्पलीफिकेशन ऑफ चेंज, चेंज को मजीद ताकत दी जाती है। तो इसी तरह जब चाइल्ड बर्थ होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अब ये काम कैसे करते हैं, इसको हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिस्कस करेंगे, तो वहाँ इसका पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव फीडबैक, बिल्कुल इसी तरह कि किसी शख्स ने नेगेटिव, उसके अंदर बदलाव आया, तो हम कहते हैं ये काम आपने नहीं करना, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इफेक्टर का जो रिस्पांस है वो उल्ट है, इनवर्स का मतलब है उल्ट, टू द चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये नेगेटिव फीडबैक कहलाते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर उस वक्त बढ़ने लगता है जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश। अब देखो चेंज बढ़ रही है, यानी टेम्परेचर के अंदर जो चेंज है वो इंक्रीज है, और बॉडी वर्क कैसे कर रही है, डिक्रीज कर, तो ये अपोजिट काम हो रहा है। अगर जो चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आई है, इफेक्टर उसके उल्ट काम करें, तो ये नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। जैसे थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि हमेशा उल्ट काम होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगा ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो बॉडी क्या करती है, उसको कम करने की कोशिश करती है। अगर कम होने लगा ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बॉडी इसको बढ़ाने की कोशिश। तो थर्मो रेगुलेशन में ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है उसको कम करने की कोशिश की जाए, कम हो रहा है उसको ज़्यादा करने की कोशिश। ऑस्मो रेगुलेशन में भी ये होता है कि अगर बाहर पानी ज़्यादा है तो बॉडी में पानी ज़्यादा होने लगेगा, तो बॉडी क्या करेगी, उसको निकालने कम करने की कोशिश करेगी। अगर बाहर पानी कम है तो बॉडी में कम होने लगेगा, तो बॉडी उसको स्टोर करना शुरू कर देगी और उस अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये दोनों प्रोसेस ऐसे जो हमेशा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से रिवर्स काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक के हालात। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें ज़्यादातर इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और इसकी ये जो 2 टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट, और ये कंपोनेंट आपने याद रखना कि हर कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शन है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.